प्यारे बच्चों, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मुद्रण का आविष्कार कैसे हुआ और पूरे विश्व में मुद्रण संस्कृति कैसे फैली जिससे समाज प्रभावित हुआ। आइए सबसे पहले मुद्रण का अर्थ समझते हैं। मुद्रण का अर्थ है बच्चों छपाई या प्रिंटिंग। यह छपाई कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, टाट इत्यादि पर हो सकती है। ऐसा नहीं है बच्चों मुद्रण सिर्फ कागज पर ही हो। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई। लगभग 594 ईस्वी में वुड ब्लॉक तकनीक का इस्तेमाल करके छपाई शुरू की गई। बच्चों यह है वुड ब्लॉक तकनीक। इसमें स्याही लगे काठ के ब्लॉक, काठ अर्थात लकड़ी के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाती थी। छपाई हाथ से की जाती थी। किताबों को सुलेखन या खुशनवीशी दक्ष लोग, बच्चों अच्छी व सुंदर लिखाई वाले लोग किताबें लिखते थे। कागज पहले पतले व छिद्रित होने के कारण दोनों तरफ छपाई संभव नहीं होती थी क्योंकि स्याही फैल जाती थी। बच्चों मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। राजतंत्र का अर्थ होता है जहां राजा राज्य का मुखिया हो। चीनी नौकरशाही के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत थी जो सिविल सेवा परीक्षा के जरिए आते थे और इन परीक्षार्थियों के लिए किताबें जरूरी थी। तो इसीलिए चीनी राजतंत्र में मुद्रित सामग्री सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति से छपाई में भी विविधताएं आने लगी। कैसे? अब बच्चों मुद्रित सामग्री केवल विद्वान और सरकारी अधिकारी ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी इसका उपयोग करने लगा। व्यापारी वर्ग जो है वो रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लगा। पढ़ना लोगों का शौक बन गया। लोगों ने नए नए किस्से, कहानियां, कविताएं इत्यादि पढ़नी शुरू की। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और साथ ही अपने काव्य व नाटक रचने भी शुरू किए। बच्चों मुद्रण संस्कृति के विकास में चीन में एक नई कड़ी तब जुड़ी जब 19वीं सदी में पश्चिमी शक्तियां अपने साथ पश्चिमी तकनीक और मशीनी प्रेस लेकर आए। बच्चों पश्चिमी शक्तियों का अर्थ है यूरोप और अमेरिकी महाद्वीपों के देश जिन्होंने पूरे संसार में अपने उपनिवेश बनाए। जैसे इंग्लैंड का उपनिवेश भारत था वैसे ही चीन भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। और जब यूरोपीय ताकतें चीन में अपना अधिकार जमा लेती हैं तो वो अपने साथ पश्चिमी तकनीक और मशीनी प्रेस लेकर चीन में आए। चीन के बाद आइए पढ़ते हैं जापान में मुद्रण संस्कृति कैसे विकसित हुई। बच्चों 768 से 770 ईस्वी के बीच चीनी बौद्ध प्रचारक छपाई की तकनीक लेकर जापान गए। जापान की सबसे पुरानी जो छपी पुस्तक है वह है डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी में छापी गई। 18वीं सदी तक आते आते जापान में किताबों का काफी विस्तार हुआ क्योंकि महिलाएं, संगीतकार, कलाकार इत्यादि लोगों ने पढ़ना शुरू किया। आइए अब समझते हैं यूरोप में मुद्रण कैसे पहुंचा। बच्चों 11वीं सदी से रेशम मार्ग के जरिए चीनी कागज यूरोप में पहुंचा। ध्यान रखना है पहले चीनी कागज यूरोप पहुंचा। कैसे? रेशम मार्ग के जरिए। आइए मानचित्र पर रेशम मार्ग पढ़ते हैं। बच्चों चीन से शुरू होते हुए रेशम मार्ग मध्य एशिया यानी समरकंद, तेहरान, इस्तांबुल से होता हुआ मॉस्को और फिर यूरोपीय देशों तक पहुंचता था। यह रेशम मार्ग था। अब बच्चों जब चीनी कागज यूरोप पहुंचा तो इसका उपयोग पांडुलिपियों के उत्पादन के लिए किया जाने लगा। पांडुलिपि का अर्थ होता है बच्चों हाथ से लिखना और कातिब या मुंशियों ने हाथ से लिखना शुरू किया। मार्को पोलो जो इटली का एक यात्री था और चीन की यात्रा की थी, वुड ब्लॉक तकनीक चीन से इटली लेकर गया बच्चों 1295 में। इटली के लोगों ने इस तकनीक के माध्यम से किताबें निकालनी शुरू की और जल्दी ही यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल गई। लेकिन कुलीन वर्ग या भिक्षु संघ ने मुद्रित किताबों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अभी भी अपने संस्करण
बेशकीमती वेलम या चरम पत्र। बच्चों, चरम पत्र का अर्थ होता है चमड़े का, जो जानवरों के चमड़े की सतह से बना होता था। देखिए बच्चों, यह है जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, इसे वेलम कहा जाता था। यूरोप में अमीर वर्ग ने अभी मुद्रित पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे अभी वेलम पर ही अपने संस्करण छपवाते रहे थे। बच्चों, हमने देखा कि 13वीं से 15वीं सदी की शुरुआत तक वुड ब्लॉक छपाई तकनीक जारी रही, जिसके चलते किताबों की मांगे बढ़ने लगी। क्यों? मुख्य रूप से व्यापारी जो रोजमर्रा के कारोबार के लिए मुद्रित पुस्तकों का इस्तेमाल करते थे, और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी अब पुस्तकों की मांग करने लगे, पुस्तक मेले लगने लगे, पुस्तक विक्रेता किताबों का निर्यात करने लगे। इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए पांडुलिपियों के उत्पादन के नए तरीके सोचे जाने लगे। पांडुलिपि का अर्थ है बच्चों हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। पुस्तक विक्रेताओं ने अब कातिबों यानी मुंशियों को जो पांडुलिपियां लिखते थे उनको रोजगार देना शुरू किया, अर्थात उनसे पांडुलिपियां लिखवाना शुरू किया। लेकिन पांडुलिपियों के प्रकाशन से काफी कठिनाइयां थी बच्चों। कैसे? क्योंकि पांडुलिपियां लिखने में समय ज्यादा लगता था और यह एक मेहनत वाला काम था, जिसकी वजह से यह काफी खर्चीला था। पांडुलिपियों का रख रखाव और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी मुश्किल कार्य था। इस समस्या का समाधान 1448 में जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने किया। बच्चों, आप सोचेंगे कि अभी 15वीं सदी की बात कर रहे थे, अब हम 1448 की अर्थात पीछे चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। 15वीं सदी के शुरुआत तक वुड ब्लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 15वीं सदी अर्थात 1401 से लेकर बच्चों 1500 तक होती है। 15वीं सदी के मध्य तक आते आते योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस विकसित हुई। योहान गुटेनबर्ग बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखते आया था। उसके पिता काफी बड़े व्यापारी थे और इसी जैतून प्रेस से प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल तैयार किया गया और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र तैयार कर लिया था। अब किताबों को सजाया जाने लगा था। अक्सर चित्र पेंट किए जाते थे और बेल बूटों के माध्यम से सजाए जाते थे। इस प्रिंटिंग प्रेस में पहली छपी पुस्तक थी बच्चों बाइबल। 3 साल में 180 प्रतियां छापी गई, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज गति से यह कार्य पूरा किया गया था। इसमें से 50 पुस्तकें रह गई थी, यानी 130 प्रतियां बिक गई थी। इन प्रतियों की खासियत यह थी कि कोई भी 2 प्रति एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का प्रत्येक पन्ना अलग प्रकार का होता था। कई जगह पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए थे, जिससे सारे पवित्र शब्द ज्यादा आकर्षक और महत्वपूर्ण हो गए थे। बच्चों, अमीरों के लिए बनाई गई पुस्तकों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। देखिए बच्चों, किसी भी पन्ने का यह हाशिया होता है, जो चारों तरफ का बचा हुआ हिस्सा होता है पेज को। तो इस हाशिए पर सुंदर चित्रकारी बेल बूटों के माध्यम से करवाई जाती थी। प्रत्येक खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर स्वयं निश्चित करके उसे संवार सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि कुलीन वर्ग का हर एक व्यक्ति जो बाइबल खरीद रहा था, वह हर प्रति को अपने हिसाब से सजा और संवार सकता था। इसी वजह से उन्हें लगता था कि उनके हाथ में जो पुस्तक है वह दुनिया की बेहतरीन कृति है। ऐसी पुस्तक किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन हाथ से किताब छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से प्रिंटिंग प्रेस नहीं ले पाई बच्चों। 1450 से 1550 के बीच यूरोप के ज्यादातर देशों में छापेखाने लगने लगे थे। पुस्तक उत्पादन में काफी वृद्धि भी हुई। 1450 से 1500 आते आते 2 करोड़ पुस्तकें छापी गई। 16वीं सदी में लगभग 20 करोड़ की संख्या में पुस्तकें छापी गई बच्चों। हाथ की छपाई की जगह यंत्रों से या प्रेस से जो मुद्रण आया बच्चों, उसी से ही मुद्रण क्रांति
संभव हुई। बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ। आगे हम पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति का पूरे विश्व में क्या असर रहा। धन्यवाद।